हाँ, आज पहले तो सेट पढ़ना था हमें, ठीक है? तो सेट हम बता देते हैं फटाफट, सेट क्या होता है, ठीक है? उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को करने के लिए अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पहली चीज तो तुम्हें नंबर सिस्टम थोड़ा पता होना ही चाहिए। नंबर सिस्टम तो हर चैप्टर के लिए पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम मतलब, आज एक नया बच्चा आया क्या? शुभराज द्विवेदी क्लास का ही है, कोई और भैया? नया बच्चा है ये? यस सर, नया बच्चा है। सपका द्विवेदी, यस सर, नया है। चलो ठीक है भाई। तो फिलहाल क्या बता रहे थे भाई हम? नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। हम चैप्टर जो बता रहे हैं वो लीनियर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर बता रहे हैं, ठीक है? इसमें हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा दिए हैं, ठीक है? अब जो सेट की चीज़ें नहीं आ रही है उसके बारे में हम सेट एक बार रिकैप करा रहे हैं। ये तो बात हो गई। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। चलो, नंबर सिस्टम लगा रहे हैं भाई, ठीक है? नंबर सिस्टम बता रहे थे हम। नंबर सिस्टम में क्या मतलब होता है, कौन सा नंबर क्या होता है भाई? नंबर सिस्टम के अंदर कैसे कैसे नंबर होते हैं? एक रियल नंबर होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। याद है सबको? कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें बात नहीं करनी थी, हमें खाली रियल नंबर की बात करनी थी। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं? एक तो इर्रेशनल लिख लेते हैं, एक इर्रेशनल नंबर होता है और एक रेशनल नंबर होता है। ये पूरा पूरा बता चुके हैं वैसे, ठीक है? डिटेल में देखना है वहां पर चले जाना, हम फटाफट यहाँ पे ये बना देते हैं। रेशनल नंबर में एक फ्रैक्शनल नंबर होता है और एक हमारे पास इंटीजर होता है, ठीक है? इंटीजर में भी हमारे पास एक होल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है? एक होल नंबर होता है और एक होता है, या हम कह सकते हैं एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं और एक पॉजिटिव इंटीजर, या फिर होल नंबर बोल सकते हैं उसको। पॉजिटिव इंटीजर बाद में आते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं और एक हमारे पास होते हैं होल नंबर, ठीक है? होल नंबर में एक जीरो आता है, ठीक है? और बाकी के 1 2 3 नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर को कभी कभी पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? 1 2 3 4 करके ऐसे सारे होते हैं, इनको कभी पॉजिटिव इंटीजर भी बोल दिया जाता है, ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर में जीरो प्लस कर दोगे तो होल नंबर बन जाएगा। होल इंटीजर या होल नंबर बोल लो इसको, ठीक है? होल नंबर में अगर हम नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर लें तो इंटीजर बन जाता है। इंटीजर को जेड से या फिर आई से डिनोट करते हैं, ठीक है? होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है? और जीरो तो जीरो होता ही है। नेगेटिव इंटीजर को माइनस जेड से भी डिनोट कर सकते हैं या माइनस आई से डिनोट कर सकते हैं, कोई अलग सिंबल नहीं होता है। फ्रैक्शन का कोई सिंबल होता नहीं है, फ्रैक्शन मतलब 1.1 2.1 वाले। रेशनल नंबर का सिंबल क्या होता है? रेशनल नंबर जो होता है क्यू से डिनोट होता है, ठीक है? तो रेशनल नंबर और इंटीजर का थोड़ा सा नाम और उसके सिंबल थोड़ा सा अलग अलग होता है, बाकी सबका लगभग सेम होता है। रेशनल नंबर ये हो गया। इरेशनल नंबर भी जो है वो पी से डिनोट होता है कभी कभी, कभी कभी आई आर से डिनोट करते हैं। आई आर मतलब इरेशनल होता है और आई मतलब क्या होता है? इंटीजर होता है। तो ये अंतर ध्यान रखना। रियल नंबर होता है उसको आर से डिनोट करते हैं, तो आर से रियल नंबर भी होता है, रेशनल नंबर भी आर से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो कंफ्यूज ना होना, आर का मतलब क्या होता है? आर का जो सिंबल होता है वो किसके लिए यूज होता है? रियल नंबर के लिए। रेशनल नंबर के लिए क्यू का सिंबल यूज होता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज तो नहीं, मतलब हमारे कोर्स में यूज नहीं है, फिर भी बता दें, सी से डिनोट होता है भाई ये। तो ये जो है लाइन, ये चार्ट जो है तुमने बना रखा है पहले भी, इसको एक बार फिर बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसका डिटेल जो है नंबर सिस्टम का, वो वीडियो, एक डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना। जो नया बच्चा है उसको अगर जानना है तो अपने बाकी भाइयों बंधुओं से वीडियो का लिंक मांग लेना, तो तुम्हें मिल जाएगा। ओके सर। आगे बढ़ें? यस सर। चलो, अब ज़रा आगे आते हैं। आगे क्या बनेगा भाई? अब आते हैं एक्चुअल सेट पे, ठीक है?
तो हम थोड़ा सा रिकैप करा दे रहे हैं, बहुत सारे डिटेल में है नहीं, तो हम बहुत सारे डिटेल बताएंगे नहीं। सेट मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, जरा बताओ सेट मतलब क्या होता है। So number of objects. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। और कोई बताओ भाई, सेट की डेफिनेशन कौन बताना चाहेगा। किसी को नहीं आती, पढ़ी होगी यार डेफिनेशन सेट की। चलो हम बता दे रहे हैं भाई। सेट की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं सेट। ठीक है, इसमें सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन जो है, सेट है क्या, सेट एक कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है भाई, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। किस टाइप के ऑब्जेक्ट होने चाहिए भाई, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होने चाहिए। हर शब्द का एक मीनिंग है, और इन पूरी डेफिनेशन में से एक भी शब्द तुम खा नहीं सकता अगर कोई तुमसे सेट की डेफिनेशन पूछेगा। और ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है सेट की, ऐसे बोल सकते हो। सेट क्या है, कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। कैसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे कि वेल डिफाइंड का मतलब तुम बता रहे हैं, जैसे कि हमने तुमसे बोला कि जितने नंबर 10 से छोटे हैं, जितने नेचुरल नंबर 10 से छोटे हैं उनका तुम कलेक्शन लिख दो हमारे लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तुम लिख दोगे। ठीक है, तुम्हारी क्लास में अच्छा बच्चा कौन है, उसका सेट अगर हम लिखने की कुछ कोशिश करें, तो ये जो है वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है। सिद्धराज हाँ बेटा। सर आपने अक्सर कुछ नहीं। अच्छा, अगर हम तुमसे बोले कि तुम्हारी क्लास में अच्छा बच्चा कौन है, ठीक है, तो ये जो है हो सकता है अखिल सर कोई और बच्चों का नाम लें, हम कोई और बच्चों का नाम लें, कोई और टीचर, साइंस वाला टीचर कहेगा, साइंस वाला कैसे देखेगा, आप उनके सब्जेक्ट में जो अच्छा बच्चा है उनका नाम ले लेगा, मैथ्स वाला उनके सब्जेक्ट में। अब ये तो ना है कि अगर तुम्हारी क्लास में 10 जितने भी 7 8 सब्जेक्ट चलते हैं, तुम सब में ही अच्छे हो, क्या पता तुम्हारी मैथ्स अच्छी हो, हिंदी वीक हो, या तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी हो, मैथ्स थोड़ी वीक हो, फिजिक्स बहुत अच्छी हो, मैथ्स थोड़ी वीक हो, या कंप्यूटर थोड़ी वीक हो। तो ऐसा हो सकता है ना, तो टीचर टीचर के हिसाब से लिस्ट चेंज हो जाएगी। तो ऐसा कलेक्शन जो कि किसी के विचार में चेंज ना हो। ठीक है, मैथ्स टीचर से पूछोगे तो अलग आंसर मिलेगा, साइंस से अलग आंसर मिलेगा, ठीक है, हिंदी टीचर से अलग आंसर मिलेगा, क्लास टीचर जो है वो डिटेल में जानता है तो उसको अलग आंसर मिलेगा। तो ऐसी चीजें जो कि पर्सन बाय पर्सन चेंज होती हैं उनको हम सेट नहीं बोल सकते, नॉट अ सेट। लेकिन अगर हम तुमसे बोले कि ऐसे सारे नंबर लिख के बता दो जो कि क्या 10 से छोटे हैं, ऐसे सारे नेचुरल नंबर बता दो जो 10 से छोटे हैं, तो ये तो तुम अगर तुम भी ये लिखोगे तुम्हारा बगल वाला भी ये लिखेगा, तो ये जो हो जाएगा सेट हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये बात सबको क्लियर हुई। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। No, sir. चलो वेरी गुड। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हम तुमसे बोले कि इंडियन टीम में कितने प्लेयर हैं, ठीक है, तो इंडियन टीम में प्लेइंग अभी प्लेइंग 11 कितने हैं, ठीक है, तो सबके नाम जो हैं वो तुम्हें पता होंगे। ठीक है, आईपीएल में, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, सीएसके में कितने प्लेयर हैं प्लेइंग, जो प्ले कर रहे हैं, ठीक है, प्लेइंग 11 में जो है, तुम लिख दोगे भाई इतने सर हैं। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? भाई हमारा क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और ये बात मैथ्स के बाहर की बातें ना पूछो हमसे। चलो फिर ठीक है, तो बात ये है कि अगर हम तुमसे पूछें कि प्लेइंग 11 प्लेयर्स कौन कौन से, तुम नाम लिख दोगे। ठीक है, जितने बच्चे हैं सब जो हैं सेम नाम लिखेंगे, कुछ अंतर नहीं आएगा। ठीक है, पर्टिकुलर डे के हिसाब से, आज कौन प्ले कर रहा है, कल जो कौन प्ले कर रहा है। लेकिन अगर हम तुमसे पूछें कि अच्छे प्लेयर कौन है, तो कोई कहेगा कोहली है, ठीक है, कोई कहेगा नहीं धोनी यार, कैप्टन अच्छा था, विकेट कीपर भी बहुत अच्छा था, बैट्समैन भी बहुत, फिनिशर अच्छा था। ठीक है, तो हर आदमी के हिसाब से कोई कहेगा सचिन गॉड है भाई। ठीक है, तो हर आदमी के हिसाब से सिचुएशन उसकी चेंज हो जाएगी, या उसकी जो प्लेयर हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये इंडियन टीम की बात कर रहे थे खाली, तो वो जो है सेट नहीं होगा। लेकिन प्लेइंग 11 में कितने हैं वो सेट होगा। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, तो भाई यहाँ से तुम्हें सेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेट के बाद हम दो चीज़ें बता रहे हैं, इसको लिखते कैसे हैं सेट को। सेट के लिखने के दो तरीके हैं। सेट को लिखने के दो तरीके हैं, पहला तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये सब रिकैप कराएं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हमने ए इज इक्वल टू 1 2 3
सॉरी 1 2 3 4 लिख दिया तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक तरीका ये होता है इसमें हम सेट पूरा लिख देते हैं, दूसरा हमारा होता है ए, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू n फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन 5, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर एक ये तरीका भी लिखा जा सकता है, एक ये तरीका भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एक बार देख लेना, इसको शायद सेट बिल्डर बोलते हैं और इसको शायद रोस्टर बोलते हैं, लेकिन हमारे कोर्स का है नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो एक तरीका ये होता है जिसमें हम सिंपली ये लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ यही होता है, इसको हम सही कर देते हैं ज़रा। ठीक, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे ए लिखा 1 2 3 4 जो है हमने ऐसे लिख लिया, ये होता है भाई वन, सारे एलिमेंट लिखने को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और एक दूसरा तरीका होता है ए x such that x belongs to natural number and x is smaller than 10। ये इंपॉर्टेंट तरीका है, कई सारे क्वेश्चन हमारे कोर्स में जो है इस तरीके से लिखे गए हैं। तो उसमें क्या लिखा है भाई x, और इस सिंबल का मतलब हमने तो बताया था, सच दैट होता है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को भी बिलोंग करना चाहिए और x जो है 10 से छोटा भी होना चाहिए। इतनी बात सबको क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है, एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है, ठीक है। दोनों तरीके में तुम्हें सेट देखने को मिल सकते हैं, देखने को मिलेंगे तुम्हारी एक्सरसाइज में। ऐसे स्टार्टिंग छोटे छोटे क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, बड़े क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी और कुछ तो जानने वाला है नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं। वैल्यू सेट बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इतना ही बताया है हमने। इसके बाद मेन चीज क्या है भाई कि सर दो जी चैप्टर। सर, हाँ बेटा, सर सेट बिल्डर बता दीजिए सर एक बार। सेट बिल्डर बता दें एक बार। जैसे हमने तुमसे बोला कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया मान लो, ये हमने तुमसे बोला, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो उसको रूल वाइज लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू x, ठीक है। a किसके इक्वल है, x के इक्वल है। सच दैट, इतना तो तुम्हें सब में लिखना है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें या तो तुम डायरेक्टली एलिमेंट लिख दो कि ये 1 से लेके 9 तक जो है एलिमेंट हैं, या तो तुम वो रूल लिखो जिससे ये सेट बना हुआ है। तो कौन से रूल से सेट बना हुआ है? ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर तो लिखे नहीं है। तो क्या कंडीशन बनी हो यहाँ पे, x इज स्मॉलर देन 10, ये कंडीशन भी है यहाँ पे। या x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 9, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे हमने तुमसे बोला कि सारे रेशनल नंबर का सम लिख के बताओ, नहीं सॉरी, सारे रेशनल नंबर का सेट लिख के बताओ। तो रेशनल अगर हम तुमसे बोले हैं कि इंटीजर का सेट लिख के बताओ तो बहुत आसान होता है कि ये डॉट 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 चलता हुआ आ रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके दिखा दिया, ये डॉट डॉट आगे चलता चला गया, ये तो आसान होता है। लेकिन रेशनल नंबर जो होते हैं भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, 2.1 भी होता है, 1.1 भी होता है, ऐसे कितना लिखते चले जाओगे, थक जाओगे भाई, ठीक है ना। तो कोई पैटर्न होता है इसमें, 1 और 2 भी लिखना है और 1 और 2 के बीच के सारे जो नंबर है वो भी लिखने हैं। तो उन सेट को हम कैसे लिखते हैं भाई, उन सेट के लिए हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ऑफ x, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू, रेशनल नंबर का क्या सिंबल होता है भाई, q, बस Yes, sir. ये हो गया भाई। तो कई सारे सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ये हम इसलिए लिखते हैं कि कई सारे सेट तो हम लिख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। कि जैसे ये वाला सेट था, ये वाला इंटीजर वाला आसान होता है कि इसमें लिख सकते हो, लेकिन जो ये वाला होता है रेशनल नंबर वाला, वो तो हम लिख ही नहीं सकते। फिलहाल बात यह है कि इसमें हम डायरेक्टली सेट के एलिमेंट लिख देते हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं। ये जो है इसमें हम क्या करते हैं भाई, x सच दैट, वो जो सेट जिस रूल से बना है, x इज स्मॉलर देन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या रूल लगा है उसमें, ऐसा x जो कि 9 से बड़ा होगा। या फिर हम ऐसे बोल दें
कि a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, देन x इज ग्रेटर देन 10 बट x इज स्मॉलर देन 15 मान लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस केस में हम किस सेट की बात कर रहे हैं भाई? नेचुरल नंबर होना चाहिए और 10 से बड़ा होना चाहिए, 15 से छोटा होना चाहिए, मतलब 11, 12, 13 और 14। 13। या तो तुम यस ऐसे लिख दो, या तो तुम जिन रूल से बना है उन रूल को लिख दो, ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, यस तो सर। कठिन क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे और आसान क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, हाँ बेटा। सर मतलब अगर x बिलोंग्स टू n इसके बाद लिख दिया तो कुछ गलत तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ये 3 कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, बीच में कॉमा लगा है या कभी कभी सेमीकोलन भी लगाते हैं, ठीक है, तो इनको चाहे जैसे लिखो, पहले वाली लिख दो, फिर दूसरी वाली लिख दो, तीसरी वाली लिख दो, तुम्हारी मर्जी भाई, ठीक है। यूजुअली जो बिलोंग्स टू वाली कंडीशन होती है तो पहले लिखी जाती है तो आखिरी में लिखी जाती है ताकि देखने में अच्छा लगे, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे लिखो, लेकिन फिलहाल तुम ये समझ लो तुम्हें ये दिया होगा इस चैप्टर में, तुम्हें बनाना नहीं है, ये जो सेट है ये तुम्हें बनाना यूजुअली नहीं बनाना होगा, बहुत कठिन या सैम्पल पेपर में कोई क्वेश्चन देखो तो उसमें हो सकता है बनाने को मिल जाए कि बोल दिया कि आंसर जो है इस फॉर्मेट में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्मेट में, तुम ऐसे लिखोगे, लेकिन इतने कठिन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, टेंशन मत लो, ये तुम्हें लिखा होगा, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लिखो, किसी भी ऑर्डर में लिखा होगा, उससे तुम्हें अपने सेट के हिसाब से कुछ बनाना होगा। चलो, इससे इम्पोर्टेंट बात जो हमने करनी थी भाई वो हम कर लेते हैं। सेट पे ऑपरेशन, जो तुम लोग परेशान हो रहे थे कि ये किस चीज़ के सिंबल होते हैं, तो सेट पे ऑपरेशन जो लगते हैं उनके बारे में बता दूं तुम्हें। एक होता है यूनियन, ठीक है, एक होता है इंटरसेक्शन। तो ये जो ऑपरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसके बाद वाले कम ही आते हैं। एक सेट ए है, ठीक है, ये यू बना दिया, यू क्या, छोटा सा ढक्कन टाइप का बना दिया, ठीक है, यू बना है तो उसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है भाई, कि जैसे हमने ए में लिख दिया, ए में 1 2 3 4 एलिमेंट थे, बी में 2 5 7 ये 3 एलिमेंट थे, तो ए यूनियन बी मतलब दोनों को मिला दो, दोनों में 1 है, 2 देखो 2 बार आ रहा है तो 2 को एक ही बार लिखना, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है और 7 है, कुछ कठिन बात है क्या इसमें? यूनियन का मतलब दोनों को जोड़ देना, और ऐसे जोड़ना कि जो कॉमन एलिमेंट है उनको 2 बार मत लिखना, एक ही बार लिखना है खाली। 2 जो है वो 2 बार आ रहा था, हमने एक बार लिखा, बाकी सब एलिमेंट जोड़ के यूनियन बना दिया। यूनियन मतलब दोनों को जोड़ लेना, ठीक। यस अब सर। आती है इंटरसेक्शन की बात। इंटरसेक्शन जो होता है वो उल्टा यू होता है भाई, ठीक है, ये जो है वो इंटरसेक्शन का सिंबल है, ठीक है, ये याद रखना, यू फॉर यूनियन और उसका उल्टा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है भाई, ठीक है, इसी में बता देते हैं भाई। ये सेट था भाई हमारे पास, ठीक है, इसका हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वैसे देखो सैम्बल ये होता है, हमने ए ये बनाया और यहाँ पे एक छोटा सैम्बल ये होता है, लेकिन बड़ा भी बना दोगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, इनकरेक्टली ये होता है। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसको हटा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है भाई, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इसका जो कॉमन एलिमेंट है जो कि है 2, वो हमने लिख दिया, तो ये जो है ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है, समझ में आई बात? सर Yes, सिर्फ sir. common number लिखा हाँ जाएगा? बेटा बताओ। सिर्फ कॉमन नंबर लिखा जाएगा? हाँ सिर्फ कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में आ रहा हो, ठीक है, एक एक ये है, एक ये हम सर्कल के उसमें बताते हैं। जैसे हमने तुम्हें बोला कि एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, ठीक है, हाँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, तो क्या निकालोगे, इसको शेड करोगे ना, जो दोनों में कॉमन है वो इंटरसेक्शन होता है, तो वही चीज सेट के बारे में आ जाती है भाई, इन दोनों में जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, मतलब 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन होता है, यहाँ पे मान लो 3 भी लिखा होता तो यहाँ पे 3 भी आ जाता, कितने कॉमन है, ठीक है। यूनियन क्या होता है, यहीं पे डायग्राम के थ्रू यूनियन भी समझ लो। अगर हमने तुमसे बोल दिया कि एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, दोनों सेट हैं, दोनों का यूनियन निकालो, तो पूरा जो ए में आ रहा है
पूरे को शेड करो और पूरा जो बी में आ रहा है उनको शेड करो। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो ए बी में दोनों में आ रहा है उसको एक ही बार लिखो खाली। जैसे 2 जो है ए बी दोनों में आ रहा था उसको एक ही बार लिखा हमने, तो वो हमारे पास यूनियन हो गया। समझ में आई बात? यस सर। चलो भाई, ये तो इंटरसेक्शन यूनियन हो गया। अब एक और चीज़ बता देते हैं। एक और चीज़ तुम्हारे कोर्स में है, तुम्हारे चैप्टर में है, आखिरी में आएगा, उसको बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है भाई? डिफरेंस होता है ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी से घबराना नहीं, इसका मतलब थोड़ा सा अलग होता है। देखो, ऐसे हमने फिर से हम सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल हमने ये बनाया, एक सर्कल हमने ये बनाया। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब होगा ये ए है और ये बी है, तो ए में से बी माइनस कर दो। ठीक है, ये ए में से बी माइनस कर दो, तो बचेगा कितना? ये बचेगा। ए में से बी हटा दिया तो जो इफेक्ट नहीं कर रहा है वाला एरिया तो लगेगा नहीं, बाकी जो कॉमन था एरिया उसको हमने हटा दिया। इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। ठीक है, इसको सेट के तौर पे कैसे बताएंगे हम भाई? जैसे हमने तुमसे कहा था कि ए की वैल्यू जैसे 1 2 3 है मान लो, और बी की वैल्यू क्या है भाई? 2 4 6 है मान लो। तो अगर हम ए माइनस बी करें तो वो सारे एलिमेंट लिख दो जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं है। तो 1 और 3 जो है ए में है, लेकिन 2 देखो इसमें भी आ गया तो उसको हमने हटा दिया ए माइनस बी करने में। तो ये ए माइनस बी का मतलब होता है। ए माइनस बी समझ में आया? थोड़ा सा अलग है। यस सर। चलो, तो इससे ज़्यादा तुम्हें भाई फॉर्म है तो बहुत सारा, बहुत बड़ा चैप्टर है, सेट अलग में अपना चैप्टर होता है, लेकिन इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ जानना नहीं है। ठीक है, तो एक बार जो है सब देख लो और लिख लो ज़रा इसको। ठीक है, यहाँ पे है ऑपरेशन। तो 3 ऑपरेशन हमने तुम बताए हैं, और भी ऑपरेशन होते हैं, लेकिन 3 ऑपरेशन बेसिकली तुम्हारे कोर्स में है, वो देख लो। यूनियन मतलब दोनों को लिख देना एक साथ, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, बाकी सबको एक साथ लिख दो। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है उसको निकाल लो खाली। ठीक, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई? ए में से बी माइनस करना, मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको हटा दो, बाकी ए लिख दो पूरा, बस ये होता है। कॉपी कर लो, कर लेना तो बता देना। सर डिफरेंस में ए माइनस बी वाले में सर कॉमन नंबर हटा दिया जाएगा। हाँ, ये देखो कॉमन नंबर हटा देंगे, ए और बी का डिफरेंस निकालना था तो हमने ए को देखा यस। खाली। ये याद रखना, ए को देखना है, और ए में वो सारे एलिमेंट लिख दो जो बी में नहीं आ रहे हैं। 1 बी में नहीं आ रहा है, 1 लिख दिया। 2 जो है वो बी में आ रहा है तो उसको हमने छोड़ दिया। 3 जो है बी में नहीं आ रहा है, उसको लिख दिया। ठीक, वहीं अगर यस हम सर। इसी में एक और चीज़ समझ लो, यहाँ पे वहाँ पे यहीं पे अगर हम बी माइनस ए लिख रहे होते हैं तो हम बी को बेस लेके चलते हैं। ठीक है, उस केस में हम बी को देखते हैं पहले। ये बी है हमारा, यस। बी में 2 देखो लिखा हुआ है 2, लेकिन ए बी में उसको नहीं लिख सकते। बी में 4 लिखा हुआ है, ए में नहीं है तो 4 लिख दिया। बी में 6 लिखा है, ए में नहीं है तो ए लिख दिया। तो यहाँ से पता क्या चला? बी माइनस ए और ए माइनस बी में अंतर हो सकता है, तो क्या लिखा है उस पर ध्यान देना है। जैसे सिंपली यही होता है भाई। यस। आगे बढ़े। यस। चलो भाई, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अब चैप्टर पढ़ा है अला शुभ, लीनियर इनइक्वालिटी? यस सर। ये वाला चैप्टर पढ़ा है लीनियर इनइक्वालिटी का? यस सर। पढ़ा है, चलो वेरी गुड भाई। फिर तो हम लोग थोड़ा सा आगे पहुंच गए हैं। कौन से क्वेश्चन पे थे भाई हम लोग? कौन बताएगा भाई, कौन सा क्वेश्चन था? सर आपने 20 तक करने को कहा था। 20 तक में और किसी को आपने सर कहा था कि 17 तक हम लोग करवाया। 20 तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। 20 से पहले कोई भी क्वेश्चन पूछो। 20 क्वेश्चन नंबर 20 20। बता दो। 19। 19, चलो 19 बता देते हैं। 17 17 भी है? उससे पहले 17 से पहले बताओ भाई कोई। नो सर और चलो भाई 17 ही बता देते हैं। तो 17 जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 17 हमने यहाँ पे बोर्ड में कॉपी कर दिया है। तो लिखा क्या हुआ है भाई कि x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, देखो सेट लिखा हुआ है सिंपली, ठीक है, रोस्टर फॉर्मेट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो हम फटाफट क्वेश्चन करने का तरीका बता दे रहे हैं। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है भाई, सबसे पहले हमें लिखना है सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में उसके बाद हमें लिखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ है। रिप्लेसमेंट सेट मतलब आंसर कहाँ से उठा सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट सेट जो दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 और 9, 8 गायब है यहाँ से, याद रखना। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है, मतलब जो आंसर आएगा वो इनमें से किसी एक नंबर होगा या एक से ज़्यादा नंबर हो सकता है। उसके बाद क्या करते हैं भाई, उसके बाद सिंपली जो इक्वेशन दी है उसको हम कर देते हैं सॉल्व। तो हम ज़रा फटाफट यहाँ पे लिख देते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका सॉल्विंग इक्वेशन। तो भाई इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं भाई। इक्वेशन है -3 इज स्मॉलर देन 2x - 1 इज स्मॉलर देन x + 4। लेकिन अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन था। क्या था भाई, इस इक्वेशन में 3 पार्ट हैं, ठीक है। इक्वेशन भी क्या है, इनइक्वालिटी है ये। सॉल्विंग इनइक्वालिटी यहाँ पे लिख लेना, ठीक। इसमें पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। तो सॉल्व कैसे करते हैं भाई, पहले दूसरे को एक साथ लो, हमने भाई लाइन खींची बीच में, ठीक है। पहले दूसरे को एक साथ लिया 2x - 1 और दूसरे तीसरे को एक साथ लिया। तीनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। तो भाई इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, -3, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ हमने +1 कर दिया, 2x - 1 + 1। क्या लिखेंगे इसको, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से 1 1 कट गया, यहाँ पे -1 हो गया। सिंपली इसी को उस तरफ भी ले जा सकते थे। तो ये हो जाएगा भाई माइनस का 2 2x। अब डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो भाई ये 2 2 कट गया, यहाँ पे -1 आया स्मॉलर देन x। पहला पार्ट तो ये सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं भाई। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, 2x लिखा हुआ है, x को इधर लेके आना है, तो ये -x हो जाएगा। अभी मीटिंग जब कट जाएगी 10 मिनट में और हो जाएगी, तो दोबारा इसी लिंक को प्रेस करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है, नए बच्चों के लिए। सर हाँ बेटा। सर ये जो आंसर फर्स्ट पार्ट का है -1 इज स्मॉलर देन x, तो सर अगर माइनस का साइन नहीं होता तो क्या x 0 इज स्मॉलर देन x आंसर आता? माइनस का साइन नहीं होता तो ये 0 क्यों आता, यस 1 सर। आता ना, अगर 1 लिखा तो सर होता। कैंसिल हो जाता तो 0 हो जाता ना। क्या कैंसिल हो जाता, कुछ कैंसिल नहीं होता। किस चीज़ से कैंसिल होता, 1 जो है गायब तो ना हो जाएगा ऐसे सर ही। मतलब ये जो 2/2 है, फिर 2x/2, तो सर कैंसिल हो जाता, 1 बचता था अगर माइनस साइन नहीं होता। नहीं नहीं, तब भी ऐसा नहीं होता भैया। ये अच्छा, ये गलतफहमी बहुत होती है। देखो भाई, 2 - 2 करते हो तो आंसर आता है 0, लेकिन 2/2 करते हो तो आंसर आता है 1, ठीक है। ये बात किसी को अनक्लियर है तो ये क्लियर कर लो। ये छोटे छोटे ज्योमेट्रिकल मतलब अलजेब्रिक रूल होते हैं जो तुम लोग को नहीं आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो। आते तो हैं, आते तो सभी को है भाई, ये याद रखना। अगर 2 - 2 करते, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे +3 लिखा होता और -3 लिखा होता तो यहाँ 0 आता, ठीक है। लेकिन अगर 2/2 कर रहे हो, डिवाइड करने पे आंसर 1 आता है। 2 1 या 2 करते हो ना, 2 0 या 2 तो ना होता है। समझ में आई कहानी, यस डिवाइड। सर। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस नहीं लिखा होता तब भी 1 ही आता, 0 नहीं आता। चलो फिलहाल यहाँ पे x उधर भेज दिया और -1 जो है +1 बना के उधर भेज दिया। लिखना क्या है भाई, एडिंग, सॉरी, लिखना है सब्ट्रैक्टिंग -1 on both side, sorry, subtracting x on both side and adding 1 on both side। ये कैसे किया समझ में आया,
शुभ तुम्हें समझ में आया कैसे कि लिखा है? नो सर। चलो तो हम एक बार फिर बता दे रहे हैं। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें वैसे तो हम नॉर्मली इधर उधर कर देते हैं, यहाँ पे हम सारे रूल लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हमें x इधर लेके आना है तो हम क्या करेंगे, 2x-1, दोनों तरफ सेम चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो फर्क नहीं पड़ता है। -x यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया और -x यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिया। हमारा मकसद क्या था भाई, x उधर भेजना था। ये यहाँ से x गायब हो गया, x माइनस क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पे x आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या किया क्या है हमने, हमने सब्ट्रैक्ट किया है x को ऑन बोथ साइड। ओबीएस का मतलब ऑन बोथ साइड, एग्जाम में पूरा पूरा लिख लेना। तो x को उधर भेजना तो हमने क्या किया, ठीक है, करते हर जगह वही है लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या किया है। ठीक, उसके बाद -2 को उधर भेजना है, तो -2 को उधर भेजना है तो यहाँ पे +1, सॉरी -1 को उधर भेजना है तो यहाँ पे +1 कर दिया। 4 था, यहाँ पे +1 कर दिया, मतलब एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो -1 +1 यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, और यहाँ आके ऐड हो गया। करते अभी भी वही हो, -1 डायरेक्टली उधर जाता, +1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया भाई, कैसे किया है वो भी लिखना पड़ेगा। तो LHS में हमारे पास बचा 2x-x स्मॉलर देन 4 + 1 5 हो गया, 2x-x x हो गया स्मॉलर देन 5 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास। दो इक्वेशन थी हमारे, तीन, एक इक्वेशन के 3 पार्ट थे। 3 पार्ट होने का मतलब क्या हो गया भाई, एक अलग इनइक्वालिटी बना ली ये वाली, और एक अलग इनइक्वालिटी बना ली ये वाली। दोनों को जब सॉल्व किया तो एक में से ये आंसर आया, एक में से ये आंसर आया। तो इसको जरा फटाफट लिख लो फिर आगे बताते हैं। लिख लिया सबने? यस सर। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें, हाँ, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। मतलब हमसे क्या कह रहा है कि x हमेशा -1 से बड़ा होगा। ये क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, लेकिन x हमेशा 5 से छोटा होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, x इज स्मॉलर देन, या x इज स्मॉलर देन 5। मतलब कि इन दोनों को चाहे चाहे तो ऐसे ही लिख लो, चाहे तो क्वेश्चन में कंबाइन करके लिखा है, तुम भी कंबाइन करके लिख लो। ठीक है, तुम्हारे आंसर शीट की वैल्यू बढ़ जाएगी। टीचर का अगर रॉकस्टार बच्चा है तो उसको तो बहुत कुछ आता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इंप्रेशन बढ़ेगा। सिंपली ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू बिटवीन है -1 और 5 के, लेकिन ये आंसर तो ना है। ये है कंडीशन जो कि हमें आंसर तक पहुंचाएगी। ठीक है, आंसर कैसे आएगा भाई, आंसर के लिए हम जरा ऊपर जाते हैं। ऊपर जाके हम देखते हैं ये रिप्लेसमेंट सेट है। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट जो है 1 से लेके 9 तक है, बीच में 8 भी गायब है। तो जरा यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर इसी के अंदर से आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 9। ठीक है, लेकिन आंसर आ क्या सकता है वो ये बताएगा। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन हमें पता चली है, इनइक्वालिटी में पता चली है, उससे उसके हिसाब से सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा भाई। 1 2 3 हाँ देखो, -1 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए।
ठीक है, तो इसको इक्वल टू लिख लो या बिलोंग्स टू लिख लो, जो तुम्हारा मन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 1 फॉलो करता है, 2 फॉलो करता है, 3 फॉलो करता है, 4 भी फॉलो करता है, 5 जो नहीं फॉलो करता। तो ये जो है हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। यहाँ पे करके अगर आंसर छोड़ोगे तो बेटा गलत हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, इतना करीब आगे गलत हो गए नंबर भी नहीं मिलेंगे। नंबर इस चीज़ के हैं, स्टेप मार्किंग होगी, थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे। चलो भाई, ये है हमारे पास आंसर, इस आंसर को लिख लो सर एग्जाम पूरा में। स्टार्टिंग से एक बार हाँ, पूरा जूम आउट स्टार्टिंग कर दीजिए। लो भाई। तो अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका लगभग सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहले करो रिप्लेसमेंट सेट निकालो, स्टेप 1 रिप्लेसमेंट सेट निकालो, स्टेप 2 सॉल्व करके कंडीशन निकालो, एंड स्टेप 3 यहाँ पे कंडीशन को रिप्लेसमेंट सेट में डाल के उससे सोल्यूशन सेट निकालो। जितने क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक हमने करे हैं, सब में एग्जैक्टली यही 3 स्टेप जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं। पहला रिप्लेसमेंट सेट पता लगाओ, कभी आसान होता है, कभी कठिन होता है, कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ता है। उसके बाद सोल्यूशन करो, इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। कभी कभी एक ही इनइक्वालिटी होती है, एक ही आंसर आता है। अब हमारा क्वेश्चन बड़ा हो गया है तो 2 अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटी आ रही है, उनका 2 अलग अलग टाइप का आंसर भी आ रहा है। उसके बाद आखिरी जो है हमारे पास कंडीशन है। नीचे करें। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? क्वेश्चन 19। जी सर। अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो इसी लिंक को दोबारा कॉपी क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। लिख लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कॉपी कर दे रहे हैं भाई, देख लो जरा। ये है भाई हमारे पास। चलो आगे तो बढ़ते हैं। सफर हाँ, कुछ कह रहे हो क्या रमन? नो सर, नो सर। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि x बिलोंग्स टू z। z मतलब क्या हो गया भाई? z मतलब क्या हो गया? इंटीजर। हाँ चलो, वेरी गुड। x बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर हो गया। ठीक है, फिर ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, फिर रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। देखते हैं भाई, तो वही स्टेप जो है, वही स्टेप जो है उनको हम फॉलो करते हैं सबसे पहले। तो एक सेकंड रुकना भाई ज़रा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू z इंटीजर। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या पता है हमें कि रिप्लेसमेंट सेट जो है आंसर कहाँ से उठ के आएगा भाई? रिप्लेसमेंट सेट जो है वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब या तो तुम खाली z लिख लो, या तो तुम माइनस इन्फिनिटी से आता है -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक चलता चला जाता है। ये हमारे पास इंटीजर का सेट होता है। तो ये हमारे पास आ गया रिप्लेसमेंट सेट। और तुम लोग जब एग्जाम में इस लाइन को लिखना तो कुछ ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिप्लेसमेंट सेट इज। ठीक है, इतने शॉर्ट फॉर्म में मत लिख देना कि रिप्लेसमेंट सेट ये है। एक छोटी सी लाइन लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिप्लेसमेंट सेट इज x बिलोंग्स टू दिस। उसके बाद सॉल्विंग इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा भाई?
इनइक्वालिटी क्या लिखी हुई है, 2 + 4x is smaller than 2x minus 5 is smaller than equal to 3x, ये लिखी हुई इनइक्वालिटी। तो इसमें फिर वही है कि 3 पार्ट है भाई, इसमें जो है 3 पार्ट है, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो हमने एक काम करते हैं, बीच में लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे पहला पार्ट जो है 2 + 4x स्मॉलर देन 2x minus 5 और दूसरा पार्ट जो है 2x minus 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 3x। तो इनको हमें करना है सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करके बताओ भाई आंसर क्या आएगा, अब तो पता ही होगा। 4x लिखा है, -2x इधर आ गया, -5 लिखा था, -2 इधर आ गया। कौन सा रूल लगाया भाई, सबट्रैक्ट किया है -2 ऑन बोथ साइड और यहाँ पे सबट्रैक्ट किया है 2 ऑन बोथ साइड। -2x सबट्रैक्ट किया है, 2x सबट्रैक्ट किया है और 2 सबट्रैक्ट किया है, तो इसके हिसाब से ये 2x आ जाएगा स्मॉलर देन -7 हो जाएगा। डिवाइड कर दो 2 से दोनों तरफ को, तो ये जो हो जाएगा x हो जाएगा स्मॉलर देन -7/2। 7/2 को पॉइंट में लिखना चाहते हो तो पॉइंट में लिख देना। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करके बताओ कितनी आ रही है। सॉल्व हुआ किसी का ये वाला पार्ट? So -5 X x greater. Sir, x is greater than equals to -5. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। चलो ठीक है, तो जिसको पता है उसके लिए सही है, जिसको नहीं पता यहाँ पे देख लो। बाकी रूल तो सारे सेम चलते हैं, जब भी हम कभी माइनस से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव आर पार जाता है, खाली नेगेटिव, तो साइन जाता है पलट, तो माइनस जो है उधर जाएगा, तो x जो है ग्रेटर देन 5 -5 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन हो जाएगा -5। तो साइन जो था स्मॉलर देन का वो ग्रेटर देन पलट गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्या पता चल रहा है भाई, x हमेशा छोटा रहेगा -3.5 से और x हमेशा बड़ा रहेगा 5 से। तो इसका मतलब क्या है, इंटीजर, अब सेट दोबारा देख लेते हैं। तो ये x है, ठीक है, x स्मॉलर देन कितना है भाई, -3.5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, -5। ये हमने इक्वेशन में लिख लिया, इक्वेशन 3 हमने मान ली। तो क्या करना है इसके साथ, x बिलोंग्स टू क्या करता है भाई, x बिलोंग्स टू z होता है, या वैसे लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू z होता है, जो -2 -1 0 1 2 ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। आ गए सर, आ गए। चलो भाई, नेटवर्क इशू था। आवाज आ रही सबको? Yes, sir. एक सेकंड रुकना जरा। चलो, तो कितना सुना था, सब सुनाई दिया था? No, sir. कहाँ से नहीं सुनाई दिया था?
इतना सुन लिया सर भाई? आपने बस सेंटेंस बोला था वही कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ये सब चलो स्मॉलर ठीक देन, है। सिर्फ ये बोला था। तो फिलहाल हमें क्या पता चला है भाई, इक्वेशन नंबर 1 हमारी आ गई थी, इक्वेशन नंबर 2 हमारी आ गई थी, दोनों को सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसको हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, इसको कंबाइन कैसे करते हैं भाई, इस पार्ट में कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने का भी तरीका, इसमें गलती मत करना, हम फिर से बता दे रहे हैं। देखो एक्स लिखा, ठीक है, एक्स का यहाँ पे एरो बनाया, यहाँ पे एरो बनाया। ठीक है, अब देखो कौन सी इक्वेशन है जिसमें एक्स की तरफ एरो बंद है, ये वाली इक्वेशन है, एक्स की तरफ एरो बंद है, तो यहाँ पे लिख दिया -3.5। कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स की तरफ एरो खुला है, ये देखो ये वाली इक्वेशन जिसमें एक्स की तरफ एरो खुला है और उसमें इक्वल टू का साइन भी लिखा है, तो यहाँ पे -5 लिख दिया। ऐसे हमने कंबाइन इक्वेशन बनाई। गलती मत करना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इसी चीज़ में। ठीक है, और ये माइनस नहीं लिखा है, याद रखना, ये हो जाएगा भाई। तो ये कंबाइन इक्वेशन, इसको चाहे इक्वेशन नंबर 3 मान लो, चाहे जो मान लो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा है भाई, उसके बाद हमने रिप्लेसमेंट सेट लिखा है। अब हम आंसर चुनते हैं रिप्लेसमेंट सेट में से। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो इंटीजर भी हो और इस रेंज में भी लाई करें, तो हम x बिलोंग्स टू लिख लेते हैं। x बिलोंग्स टू या x इक्वल टू, जो भी लिखना है तुम्हें। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा भाई। कौन कौन से नंबर आएंगे भाई, एक -5 आ जाएगा, एक -4 आ जाएगा, एक -3 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। -3 आएगा कि यस सर। यस सर आएगा। आएगा? की बात। यस सर। पक्का? फिर से देख लो। ऐसे सारे नंबर जो -5 से बड़े हो या बराबर हो, तो ये तो आ गया, -4 भी आ यस गया। सर आएगा। ऐसे सारे नंबर जो छोटे हो -3.5 से, 3 बड़ा है, -3 बड़ा है या -3.5 बड़ा है, सही से देखो। नहीं आएगा। चलो हम नहीं समझ में आया तो हम नंबर लाइन बना के दिखा दे रहे हैं भाई। ये 5 है, माइनस का 5 है, ये -4 है, और यहाँ पे बना देते हैं -3। तो यहाँ पे कहीं बीच में क्या आएगा, -3.5 आएगा। ऐसे ही तो होगा, -4 और -3 के बीच में ही तो आएगा -3.5। ये तो सबको कंफर्म होगा। तो मैं आंसर क्या क्या चाहिए, वो नंबर जो यहाँ से बड़े हो, यहाँ से छोटे हो, सॉरी यहाँ से बड़े हो लेकिन -3.5 से छोटे हो। मतलब कि 5 आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है, ये देखो। 4 आएगा क्योंकि बीच में है। 3 कैसे आ सकता है, 3 तो रेंज के बाहर चला गया ना। इसके बीच में हमें बात करनी थी, 3 यहाँ पे बैठा हुआ है। ये बात सबको कंफर्म हुई? फिर से बताएं? यस सर। फिर से बताएं एक बार, क्या कह रहे हो, कंफर्म हो गई? जी सर। नो फिर सर, सर एक बार और बता दीजिए। फिर से बता देते हैं। देखो ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक। नंबर लाइन पे यहाँ पे 5 -5 लिखा है, यहाँ पे -4 लिखा है, यहाँ पे -3 लिखा है, यहाँ पे -2 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ -6 भी बना देते हैं। तो बताओ -3.5 कहाँ पे लिखा होगा, इसी के बीच में तो लिखा होगा, यहाँ कहीं लिखा होगा, इसके बीचों बीच लिखा होगा, बल्कि ये है -3.5। इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो हमारी रेंज क्या है भाई, ऐसे नंबर जो कि -5 से बड़े हों, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर की लाइन है इसलिए तुम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहोगे। -5 से बड़े नंबर इस तरफ को आते हैं, लेकिन नेगेटिव में उल्टा चलता है, पता ही है सभी को। तो -5 छोटा है, -4 बड़ा है, -3 उससे भी बड़ा है, -2 उससे भी बड़ा है। तो -5 से बड़े या बराबर नंबर, मतलब ये वाला एक तरफ की बाउंड्री तो ये बन गई हमारी, और ये बाउंड्री इंक्लूडेड है, ये नंबर इक्वल टू लिखा है तो इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ से सारे नंबर जो आएंगे उनको हम ले लेंगे, कहाँ तक ले लेंगे भाई, 3.5 तक की बाउंड्री तक। तो बाउंड्री ये है ना, यहाँ से यहाँ की बाउंड्री में जितने नंबर होंगे वो सारे लिख देंगे हम। -5 आ रहा है क्योंकि वो बाउंड्री इक्वल टू लिखा हुआ है, -4 आ रहा है क्योंकि बीचों बीच लिखा है, लेकिन -3 तो यहाँ बैठा है ना, बाउंड्री हमारी ये है, और -3 यहाँ बैठा है, तो -3 आएगा क्या इस सेट में, नहीं आएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारा ये बन गया। नेगेटिव नंबर के साथ जब काम करेंगे तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात समझ में आई? यस सर।
सर इसमें पॉइंट में नहीं लेंगे? पॉइंट में नहीं ले सकते, हाँ पॉइंट में नहीं ले सकते क्योंकि सर x क्या नंबर नहीं लिखा, लेंगे? पॉइंट पॉइंट में लेंगे कि नहीं लेंगे वो तो कौन डिसाइड करेगा, वो तो रिप्लेसमेंट से डिसाइड करेगा। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर ले सकते हो, 3.5 तो ना ले सकते हो। 3.5 इज नॉट यस इंटीजर। सर, यस सर। वेरी गुड। तो भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा, फटाफट इसको कॉपी कर लो। यहाँ से है क्वेश्चन, कॉपी कर लो फटाफट इसको। जूम आउट कर दीजिए। जूम आउट कर दें, नीचे का लिखना है ऊपर का? ऊपर का हो गया चलो नीचे का लिखो फिर, इतना ही तो है। जी। नोट कर लिया सबने? यस सर एक मिनट।